हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। सो यूपी टीजीटी के क्रैश कोर्स का सेकेंड लेक्चर है ये। और आज जो हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। सो यूपी, जस्ट वन सेकेंड। सो वी हैव स्टार्टेड यूपी टीजीटी बायोलॉजी। ठीक है, यूपी टीजीटी बायोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है ये, क्रैश कोर्स। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने बात किया था अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी की। अगर आपने लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिए, फिर इस पे आइएगा। एक चीज़ और बच्चे आपको हम बता दें कि जो आपका यूपी टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस है या जो पेपर होगा उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब जूलॉजी प्लस बॉटनी का टोटल मिला के 125 क्वेश्चन होंगे। और अगर हम केवल नॉन कोऑर्डिनेट्स की ही बात करें, जो आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो केवल नॉन कोऑर्डिनेट्स में से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी वाले सेक्शन में जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है वो नॉन कोऑर्डिनेट का पार्ट है और ये काफ़ी इजी होता है। ठीक है, थोड़ा सा बल्कि है बट स्टिल दिस इज़ द वेरी इजी पार्ट। और इस 25 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसमें से कम 20 क्वेश्चन आप इसमें सही करें। ठीक है, तो यही प्रयास रहेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएँ और आप कोशिश करिए आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर बच्चों को क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है, वी विल डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जनरल फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। ठीक है, इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें देर आर 4 यू कैन से स्पीसीज आर गिवन अंडर दिस फाइलम। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट पैरामीशियम, पैरामीशियम। देन नेक्स्ट है यूग्लिना। ठीक है, देर आर 2 मोर, वन इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम रहेगा। एंड द लास्ट वन इज एंटमीबा, एंड अमीबा। ठीक है, तो 4 एनिमल्स दिए गए हैं फाइलम प्रोटोजोआ में जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा। अब इनके बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो सिलेबस है, सो दिस इज द सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो जूलॉजी स्टडी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल एंड डिसीज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, तो हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, नेचर के बारे में पढ़ना है, इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर देर आर 4 एनिमल्स, एंटमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम एंड यूग्लिना है। ठीक है, सो वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हमको जो डिस्कस करना है डेट इज जनरल फीचर्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। इसको एक बार कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके अपने वाइट बोर्ड पे पेस्ट कर देते हैं। हम्म
ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, वन बाय वन के बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर क्या है फाइलम का कि ऑल द लाइक मेंबर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेलुलर। सब के सब यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एंड ऑल आर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि जो प्रोटोजोआ फाइलम में आने वाली एनिमल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले सभी एनिमल्स जो हैं वो सब क्या है, यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। केवल बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड फीचर है कि देयर बॉडीज आर नेकेड और बाउंडेड बाय पेलिकल। ठीक है, तो या तो बॉडी नेकेड रहेगी, नेकेड का मतलब कि बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई और मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और मेम्ब्रेन होगी विच इज कॉल्ड एज पेलिकल। तो पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, देयर हैव पेलिकल। सम ऑफ द प्रोटोजोन्स दे आल्सो हैव एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो कुछ प्रोटोजोन में एक्सोस्केलेटन भी होता है। आपने मोलस्का देखा होगा, मोलस्का जो फाइलम मोलस्का है उसमें पाइला जानते होंगे, पाइला। तो पाइला जिसको हम घोंघा कहते हैं हिंदी में, तो पाइला के ऊपर एक शेल होता है। सो दैट शेल इज बेसिकली एक्सोस्केलेटन। ठीक है, सिमिलरली इस प्रकार पाइला के ऊपर शेल है, या फिर आप आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट्स देखते होंगे, कॉकरोच हो गया, ठीक है, या बाकी इंसेक्ट हो गए, तो इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर भी क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर देयर इज अ कवरिंग एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, so there are two groups in under protozoa. One is foraminifera and other is radiolarians. For uh, foraminifera एक ग्रुप ये हो गया, एक दूसरा ग्रुप है रेडियोलेरियन। ठीक है, तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें आने वाले मेंबर्स क्या होते हैं, दे हैव लाइक एक्सोस्केलेटन ओवर देयर बॉडी। ठीक है, एक इमेज दिखाते हैं आपको। सो दिस वन। ठीक है, तो आप ये इमेज देखिए, इसको हम जूम कर रहे हैं। सो दिस इज वन फोरामिनिफेरा। तो इसके बॉडी के ऊपर क्या देख रहे हैं कि देर इज दिस दिस टेस्ट इज बेसिकली द एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट ओवर द बॉडी। ठीक है, तो कुछ प्रोटोजन्स में क्या होता है कि दे आर ऑल्सो हैव एक्सो स्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है प्रोटोजोन्स का, दे आर फ्री लिविंग और दे आर ऑल्सो पैरासिटिक। मतलब या तो वो पैरासाइट के रूप में किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में रहेंगे या फिर ये फ्री लिविंग रहेंगे। ठीक है, तो मोस्टली तो फ्री लिविंग होते हैं, बट कुछ क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रैपेनोसोमा हो गया। ठीक है, ना लोकोमोशन कैसे मूवमेंट करते हैं। सो लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है, जैसा कि आपका एम्ब्रियम पाया जाता है, फ्लैसिला होता है ट्राइपेनोसोमा में, सिलिया होता है पैरामीशियम में। ठीक है, सो दीज थ्री आर द मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द प्रोटोजोआ। तो आपको पता होना चाहिए कि स्यूडोपोडिया, फ्लैसिला एंड सिलिया तीनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, किसमें, फाइलम प्रोटोजोआ में। फिर हम बात करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है चार प्रकार का होता है इसमें, होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। ठीक है, ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है और इन टर्म्स को लेके अक्सर डाउट बना रहता है कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इनके बारे में पहले इनको समझ लेते हैं। और ये टर्म्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है इट इज होलोजोइक। होलोजोइक। ठीक है, अब इस वर्ड में देखिए, जो ये इसका एक पार्ट है होलो, दूसरा पार्ट है जोइक। तो होलो का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट और टोटल, कंप्लीट और टोटल। और जो दूसरा वर्ड है जोइक, इसका मतलब होता है एनिमल।
एनिमल, ठीक है। तो होलोजॉइक मतलब एनिमल लाइक, कंप्लीटली एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमको पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। मतलब जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो होलोजॉइक में क्या होता है कि द प्रोटोजोन्स विच आर हैविंग होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ईट अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम होलोजॉइक, ठीक है। सेकेंड जो है इट इज होलोफाइटिक, ठीक है। सेकेंड मोड है होलोफाइटिक, ठीक है, होलोफाइटिक। अगेन होलो का मतलब क्या रहेगा, वही कंप्लीट या टोटल, एंड यहाँ पे फाइटिक का मतलब है प्लांट, कंप्लीट प्लांट लाइक। तो आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर द प्रोटोजोन्स, द एनिमल्स, दे विल मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड है आपका सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक में क्या होता है बच्चों, बेसिकली सेप्रोजोइक में जो एनिमल है, ठीक है, ये डेड डिकेइंग, ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहता है फॉर इट्स फूड और न्यूट्रिशन। तो जो डेड डिकेइंग मैटर है उसको वो खाता है या उस पर निर्भर करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोजोइक। एंड लास्ट इज, फोर्थ इज पैरासिटिक, ठीक है। तो पैरासाइट आप सब जानते होंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल है, हमारा ऑर्गेनिज्म है, वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में रहता है और दूसरे एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। सो दीज फोर आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन प्रोटोजोन्स। सिक्स कैरेक्टर है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए इसमें कोई अलग से कोई बॉडी पार्ट या आप कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बोथ ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम बात करना है अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम फाइलम प्रोटोजोआ का। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस चार्ट को, ठीक है, पेस्ट। ये तो गलत हो गया। ठीक है। तो दिस फ्लो डायग्राम इज शोइंग द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ का ही मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव एनिमल्स। प्रोटो मतलब प्रीमिटिव, जोआ मतलब एनिमल्स। सो प्रोटोजोन्स दे आर द प्रीमिटिव एनिमल्स। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ जो है बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ, ये डिवाइड किया जाता है तीन सब फाइलम में। देयर आर थ्री मेन सब फाइलम अंडर फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। तो पहला सब फाइलम है सर्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। फर्स्ट सब फाइलम इज सर्कोमेस्टिगोफोरा। सेकेंड सब फाइलम है स्पोरोजोआ और थर्ड सब फाइलम है सिलियोफोरा, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अब देखिए सर्कोमेस्टिगोफोरा में, सब फाइलम सर्कोमेस्टिगोफोरा में दो क्या हैं आपकी क्लासेस हैं, वन इज सर्कोडीना, अदर इज मेस्टिगोफोरा, ठीक है। तो ये तीन सब फाइलम हैं, दीज आर क्लासेस
पहला है सर्कोडीना, दूसरा है मेस्टिगोफोरा। अब ये सर्कोडीना है, ठीक है, तो क्लास सर्कोडीना में आता है अमीबा। अमीबा को क्लास सर्कोडीना में रखा गया है। तो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए सर्कोडीना क्लास में अमीबा को रखा गया है। मेस्टिगोफोरा, जो मेस्टिगोफोरा क्लास है, इसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा, दूसरे को बोलते हैं जूमेस्टिगोफोरा, ठीक है। फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरे को बोलते हैं जूमेस्टिगोफोरा, ठीक है। तो फाइटो मतलब प्लांट, जू मतलब एनिमल, तो मेस्टिगोफोरा का मतलब होता है फ्लैजिलम। मेस्टिगोफोरा वर्ड का मतलब होता है फ्लैजिलम। तो ऐसे एनिमल्स विच आर हैविंग फ्लैजिलम, तो मतलब फ्लैजिलम है प्लस इट इज हैविंग प्लांट लाइक कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड एज फाइटोमेस्टिगोफोरा। तो जो आप यूग्लिना है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। तो यूग्लिना आप जानते होंगे कि यूग्लिना के अंदर खासियत क्या है कि इट कैन लाइक सिंथेसाइज इट्स ओन फूड लाइक प्लांट्स, इसलिए फाइटोमेस्टिगोफोरा में यूग्लिना को रखा गया है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप है इसमें जूमेस्टिगोफोरा। तो जूमेस्टिगोफोरा मतलब कि एनिमल लाइक मेस्टिगोफोर। तो इसमें जो है एग्जाम्पल है जूमेस्टिगोफोरा का लिशमैनिया, ठीक है, देयर इज अ पैरासाइट कॉल्ड लिशमैनिया, ठीक है। तो लिशमैनिया जूमेस्टिगोफोरा के अंदर रखा गया है। स्पोरोजोआ जो है, सब फाइलम स्पोरोजोआ, इसमें रखा गया है, इसका जो एग्जाम्पल है इसमें रखा गया है प्लास्मोडियम, ठीक है। जो प्लास्मोडियम है, प्लास्मोडियम, इसको स्पोरोजोआ में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लास्मोडियम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम, ठीक है। और इवन अगर कई जगह क्लास के रूप में पूछा है तो आपको याद रखना चाहिए कि स्पोरोजोआ के अंडर प्लास्मोडियम को रखा गया है, ठीक है। तो प्लास्मोडियम इज द पैरासाइट डेट कॉजेज मलेरिया। एंड लास्ट सुपर सब फाइलम है सिलियोफोरा। सिलियो मतलब सिलिया बियरिंग। तो जो एनिमल्स के अंदर, जिन प्रोटोजोन्स के अंदर सिलिया होता है, उनको सिलियोफोरा सब फाइलम में रखा गया है, ठीक है। तो सिलियोफोरा के अंदर जो क्लास है, क्लास सिलिएटा, सिलिआटा, ठीक है। और क्लास सिलिएटा का एग्जाम्पल जो है वो है पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तो कम से कम क्लासिफिकेशन में आप इतना याद रखेंगे, तो ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन बताई गई है आपको, तो इतना आप कोशिश करिए कि चीज़ें को याद रखें कि पैरामीशियम हो गया, प्लास्मोडियम, अमीबा, लिशमैनिया या यूग्लिना। अगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रोटोजोआ में क्वेश्चन आएगा तो वो इन एनिमल्स के बारे में आएगा कि किस क्लास या किस फाइलम में इनको रखा गया है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हमको बात करना है अबाउट पैरामीशियम के बारे में स्टार्ट करेंगे। इस इमेज को कॉपी करते हैं, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम का जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम, और इसके एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइफ साइकिल कोई नहीं है, ये फ्री लिविंग होता है तो इससे कोई डिसीज भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस इज पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है, इसके अगर कुछ जनरल फीचर्स या जनरल चीज़ों के बारे में बात करें, तो पहली बात तो ये कि दिस पैरामीशियम इज कॉमनली कॉल्ड एज स्लीपर एनिमलक्यूल, ठीक है। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, स्लीपर
एनिमलक्यूल कहा जाता है। स्लीपर एनिमल क्यूल, ठीक है। स्लीपर एनिमल क्यूल कहने का मतलब क्या है कि इसका जो शेप है, आप शेप देख रहे हैं इसका, शेप कैसा है, स्लीपर या चप्पल जैसा है, इसलिए इसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इलोंगेटेड शेप होता है और इसका पूरा बॉडी जो है सीलिया से कवर्ड होता है। बॉडी के चारों तरफ क्या है, सीलिया है, ठीक है। दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड जो है इसका, दिस इज एंटीरियर एंड एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड, ठीक है। तो एंटीरियर एंड जो है ब्लंट है, पोस्टीरियर एंड क्या होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। देन जो पोस्टीरियर एंड की तरफ देखेंगे क्या, तो सिलिया इज अ बिट लार्जर, ये सिलिया है, जो सिलिया का गुच्छा या टफ्ट बनता है थोड़ा सा लार्जर होता है, इसको कहा जाता है कॉर्डल टफ्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डल टफ्ट ऑफ सिलिया, कॉर्डल टफ्ट कहा जाता है, ठीक है। हम्म, अब इसके अंदर देर आर टू न्यूक्लियस, वन इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूक्लियस, अदर इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो हैं, एक एंटीरियर साइड में, एक पोस्टीरियर साइड में है, ठीक है। दिस इज द ओरल ग्रूव और वेस्टिब्यूल, मतलब फूड जो है, फूड पार्टिकल वाटर के साथ दे विल एंटर इनटू दिस ओरल ग्रूव और अल्टीमेटली वो फूड वैक्यूल बन जाते हैं। एंड देन दिस फूड वैक्यूल विल रोटेट इन दिस साइटोप्लाज्म, और रोटेशन के दौरान इस फूड वैक्यूल का डाइजेशन होता चल रहता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के साइटोप्लाज्म मूव करते रहते हैं। अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनल पोर या साइटोप्रोट के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट थिंग जो हमको इसके बारे में जाननी है, डेट इज पेलिकल, ठीक है। एक डायग्राम पहले दिखाते हैं आपको पेलिकल का। थोड़ा जूम करते हैं इस डायग्राम को, तो आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिमीशियम, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि देयर इज पेलिकल, ठीक है, मतलब ये सब क्या है, दिस ऑल आर सिलिया, ठीक है। सिलिया दे आर कमिंग आउट ऑफ द दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, तो ठीक है। तो ये बॉल जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसके सेंटर में से सिलिया बाहर आ रहा है। दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई या एल्वियोलस, ठीक है। जो ये कंप्लीट जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये पूरा दिस इज कॉल्ड एज पेलिकल, ठीक है। तो पेलिकल की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया जो है, सीलिया के जस्ट नीचे इनसाइड द सेल देयर इज बेसल बॉडी, या जिसको हम काइनेटोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं दैट इज बेसल बॉडी कॉल्ड काइनेटोसोम। एंड दिस बेसल बॉडी अल्टरनेटिवली, मतलब एक बेसल बॉडी तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइकोसिस्ट, या ट्राइकोसिस्ट। अब ये जो हो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एक्टोप्लाज्म के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है फिब्रिल्स या फाइबर्स का, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंफ्रासिलियरी सिस्टम। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है फाइबर्स का, इसको बोला जाता है इंफ्रासिलियरी सिस्टम कहा जाता है। इंफ्रासिलियरी system. So infraciliary system is the system of fibers or fibrils which is present just below the pellicle, ठीक है। तो infraciliary system के अंदर क्या चीजें आती हैं, तो फर्स्ट थिंग इज बेसल बॉडी, ठीक है। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। तो बेसल बॉडी दे आर लाइक रूट्स ऑफ द सिलिया, ठीक है। सिलिया जिससे निकलती है,
उसको बेसिकली बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडी कहा जाता है या काइनेटोसोम भी कहा जाता है या ब्लेफेरोब्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसल बॉडी के 3 नाम हैं, बेसल बॉडी और काइनेटोसोम, काइनेटोसोम या इसी को ब्लीफेरोब्लास्ट, ठीक है, ब्लीफेरोब्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसल बॉडी को ही काइनेटोसोम या ब्लीफेरोब्लास्ट कहा जाता है। तो बेसल बॉडी वो पार्ट है जिससे आपका सीलिया इमर्ज होता है, ठीक है। सो दे आर लाइक रूट्स ऑफ द सीलिया। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट क्या है? बेसल बॉडी, ठीक है। इस सिस्टम का दूसरा जो कंपोनेंट है, इट इज काइनेटोडेस्माटा, ठीक है। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है? काइनेटोडेस्माटा, काइनेटोडेस्माटा, ठीक है। अब ये काइनेटोडेस्माटा क्या है ये समझिए। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं काइनेटोडेस्माटा, ठीक है। देखिए, तो जो बेसल बॉडी बन रहा है बच्चों, बेसल बॉडी से ये देखिए, ये बेसल बॉडी है, इससे एक फाइबर निकल रहा है या फिब्रिल निकल रहा है। ये तो हर एक बेसल बॉडी से एक फिब्रिल निकलता है जिसको कहा जाता है काइनेटोडेस्मोस। तो हर एक फिब्रिल को क्या बोलेंगे? काइनेटोडेस्मोस, काइनेटो, ठीक है। तो फिब्रिल दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बेसल बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटोडेस्मोस। तो ये एक क्या है? काइनेटोडेस्मोस है, राइट। अब इस तरह काइनेटोडेस्मोस बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं, निकलते हैं। तो जो आपका एक अल्टीमेटली एक बंडल ऑफ फिब्रिल्स बन जाता है जिसको हम काइनेटोडेस्मोस कहते हैं, ठीक है। काइनेटोडेस्माटा कहते हैं। तो 5 काइनेटोडेस्मोस के बंडल को काइनेटोडेस्माटा कहा जाता है। तो अगर 5 काइनेटोडेस्मोस, ठीक है, 5 काइनेटोडेस्मोस का जो बंडल बनता है इसी को क्या कहा जाता है? काइनेटोडेस्माटा कहा जाता है, ठीक है। तो एक है तो काइनेटोडेस्मोस, 5 है तो काइनेटोडेस्माटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो काइनेटोडेस्माटा कहा जाता है। तो इंफ्रासिलियर सिस्टम में बेसल बॉडी हो गया और काइनेटोडेस्माटा हो गया, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका, इट इज ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट इज लाइक वेपन्स। ट्राइकोसिस्ट एक तरह का क्या है? इसका वेपन है, ठीक है। तो ट्राइकोसिस्ट के द्वारा ये पैरामीशियम क्या करता है? ये अपनी रक्षा करता है या अटैक भी कर सकता है या अटैचमेंट भी कर सकता है, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट क्या है? एक भालानुमा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। एक डायग्राम दिखाते हैं आपको, चीज़ें और क्लियर होंगी। इस डायग्राम को कॉपी करते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। तो डायग्राम क्या शो कर रहा है? सो दिस डायग्राम इज बेसिकली शोइंग द ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। तो दिस डायग्राम B1, ये क्या है? ये अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट है, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट पर देखिए, दिस इज द कैप, दिस इज स्पाइक, स्पाइक और टिप, ठीक है, और ये मैट्रिक्स है। तो और सी क्या है? एपिकल पोर्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्राइकोसिस। तो ये ट्राइकोसिस जो क्या है? डिस्चार्ज हो चुका है। तो जब आवश्यकता पड़ती है, पैरामीशियम को डिफेंस करना पड़ता है, अटैचमेंट करना पड़ता है किसी चीज़ से, तो वो ट्राइकोसिस्ट का यूज़ करता है, उसको डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो जो टिप है या स्पाइक है जाके वहाँ पर इट विल लाइक अटैच विद द थिंग्स, ठीक है। तो ये एक भाले की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो अपने आप को अपनी रक्षा भी करता है इसके द्वारा या अटैचमेंट का भी काम करता है, ठीक है। ट्राइकोसिस्ट के बारे में हो गया। अगली चीज़ जो हमको बात करनी है वो है न्यूक्लियस के बारे में। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि देयर आर 2 न्यूक्लियस इन द
पैरामीशियम, एक आपका माइक्रोन्यूक्लियस है, दूसरा क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस है। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। जो कि मैक्रोन्यूक्लियस है, इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। तो माइक्रोन्यूक्लियस क्या है, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और मैक्रोन्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस को सोमैटिक और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में माइक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस जो है इट मोस्टली लाइक प्ले द रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो पैरामीशियम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें आपका मैक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस जो है इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आप देख पा रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन द पैरामीशियम। एक आपका दिस इज एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड अदर इज दिस वन, दिस इज पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन जो होता है इट इज ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से एक्सेस वाटर को रिमूव करना इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन, राइट। अगली चीज जो बात करनी है हमको, वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो जो रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम में दो प्रकार का होता है, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो जब कंडीशंस नॉर्मल हैं, अप्रोप्रिएट हैं, उस वक्त द एनिमल विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट ऑकर बाय द मेथड ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन सिंपली क्या होता है कि जो एनिमल है हमारा इट डिवाइड इनटू टू लाइक टू डॉटर सेल्स और टू डॉटर पैरामीशियम। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में ध्यान क्या देना है आपको कि यहाँ पे जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो तो ए माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं और दोनों डॉटर सेल में इक्वली बढ़ जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन।
ट्रांसवर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एनिमल दो बराबर भागों में बढ़ता है वो बीच में से बढ़ता है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये बढ़ रहा है दो बराबर भागों में। हम आगे पढ़ेंगे यूग्लिना के अंदर जो है उसमें आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। सो बाइनरी फिजन इज द मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। सेक्सुअल मेथड जो है रिप्रोडक्शन का, इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे, एक डायग्राम दिखाते हैं पहले कॉन्जुगेशन का आपको। इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। सो कॉन्जुगेशन इज बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द पैरामीशियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि देयर इज लाइक मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल्सो इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप कि देर आर टू पैरामीशियम्स, ठीक है, देर आर टू पैरामीशियम्स, this yellow one and pink one, they come together and ultimately these two paramecium they exchange their genetic material or DNA and that too of the micronuclei, ठीक है। तो माइक्रोन्यूक्लियाई का जो DNA है उसको ये एक्सचेंज करते हैं और आफ्टर एक्सचेंज दे विल लाइक सेपरेट एंड देन दे विल गिव राइज टू डॉटर सेल। तो एक जो आपका पैरामीशियम है ये कितने डॉटर सेल्स को बना रहा है, डॉटर पैरामीशियम को 4, ठीक है, 4 डॉटर पैरामीशियम, और ये भी क्या बना रहा है, 4 डॉटर पैरामीशियम को बना रहा है, ठीक है। तो जो आपका बाइनरी फिजन था उसमें एक जो पैरामीशियम है वो 2 डॉटर पैरामीशियम को बना रहा था, जबकि यहाँ पर एक पैरामीशियम जो है 4 डॉटर पैरामीशियम को बनाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन क्या है, इट इज़ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, ठीक है। तो आपको याद रखना कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में आपका जो है वो बाइनरी फिजन ही होगा। जब कंडीशन विपरीत हो जाती हैं, जब थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन रहती है, तब क्या करता है पैरामीशियम, इट विल रिप्रोड्यूस बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है। बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है, वो क्या करता है, एनिमल को रीजुमिनेट कर देता है, ठीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। So in this way we have completed the paramecium as well.